So dear students, welcome back to another accounting standard which we will quickly revise, Accounting Standard 9, Revenue Recognition. सब छोटा छोटा स्टैंडर्ड फटाफट हो जाएगा, ब्रॉड आइडियाज देख लेने का क्या क्या कौन सा स्टैंडर्ड में है। नाउ माय डियर स्टूडेंट्स, ये पूरा स्टैंडर्ड का फोकस एरिया क्या था, किस चीज के ऊपर हमारा फुल फोकस था इसमें? नथिंग बट एट व्हाट पॉइंट ऑफ टाइम रेवेन्यू शुड बी रिकॉग्नाइज्ड। रेवेन्यू कब रिकॉग्नाइज करना चाहिए, ये हमारा फोकस था, टाइमिंग। क्योंकि when you are rendering services or you are selling goods, don't you think friends, ये सीरीज ऑफ इवेंट होते हैं, उसमें कौन से पॉइंट पे बोलने का ये मेरा रेवेन्यू। सी हम लोग ये नहीं देख रहा कौन सा जर्नल एंट्री कब पास करने का, क्या रहेगा जर्नल एंट्री, हम उसको रेवेन्यू कब बोलेंगे, ये हमारा मेन फोकस था, टाइमिंग। जैसे कि आई सोल्ड गुड्स टू समबडी इन जापान, उसने आज ऑर्डर दिया और गुड्स उसको डिलीवर हुआ 6 महीना के बाद, टोटल टाइम लग जाता है। I pack the goods, then I give it to some agent who will do delivery and everything, working करेगा, शिप जाएगा, पहुंचेगा जापान, फिर उसका पैसा आता है। ये सब फटाक से होने वाला चीज नहीं है ना। तो फ्रॉम टुडे टिल द पीरियड ऑफ 6 months किस पॉइंट पे बोलने का ये मेरा रेवेन्यू है, बिकॉज इसका इफेक्ट होता है ना, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग में वो पकड़ा जाएगा अगर वो इस फाइनेंशियल ईयर का रेवेन्यू है, अदरवाइज इट विल बी फॉर द नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर, एज द केस में बी। तो हमारा प्राइमा फोकस यही था कि रेवेन्यू क्या है। द फर्स्ट थिंग विच यू लर्नड वाज डेफिनेशन। व्हाट इज रेवेन्यू? क्या था रेवेन्यू? नथिंग बट तुमने सीखा था ग्रॉस इनफ्लो। किसका सर? कैश का या अदर कंसिडरेशन का? Revenue is gross inflow of cash, receivables and other consideration arising from ordinary course of business, that is nothing but sale of goods. Inflow बोला, इसका मतलब this was excluding discount received, discount rebate, ये सब जो रिसीव होता है वो इसमें इंक्लूड नहीं होता है। It is not covered here. The reason is very simple, my friends. It excludes discount and rebate received. क्यों exclude होता है? सर इनफ्लो नहीं है ना, लाइबिलिटी का सेसेशन हो जाना, extinguishment of a liability. There is no inflow. A liability is reduced. So gross inflow of cash, other consideration and receivables, उसको ही हम बोलते थे ये हमारा रेवेन्यू होता है। अब ये रेवेन्यू कहां से आता है? इफ यू लुक एट द डेफिनेशन जो क्लास वर्क में हमने सीखा था, रेवेन्यू इज ग्रॉस इनफ्लो ऑफ कैश, रिसीवेबल एंड अदर कंसिडरेशन अराइजिंग मेनली फ्रॉम सेल ऑफ गुड्स, रेंडरिंग ऑफ सर्विसेज एंड यूज्ड बाय अदर्स रिसोर्सेज ऑफ द एंटिटी। सो माय डियर फ्रेंड्स, सेकंड एरिया इज सेल ऑफ गुड्स। व्हेन शुड आई रिकॉग्नाइज रेवेन्यू फ्रॉम सेल ऑफ गुड्स? रेवेन्यू फ्रॉम सेल ऑफ गुड्स कब रिकॉग्नाइज करना चाहिए? तो सबसे पहला कंडीशन था सर, जब सिग्निफिकेंट रिस्क एंड रिवॉर्ड्स आर ट्रांसफर्ड। क्या ट्रांसफर होना चाहिए? रिस्क एंड रिवॉर्ड। फ्रेंड्स, इट मे हैपन दैट possession is not transferred. It may happen. It may happen title is not transferred. Okay, it's nothing to worry about that. AS9 ये नहीं बोलता है, ये सिंबॉलिक है कि पोजेशन उधर चला गया, वो मालिक बन गया। अरे ठीक है ना, मेनी टाइम्स टाइटल इज ट्रांसफर्ड बट स्टिल रिस्क एंड रिवॉर्ड्स आर विथ अस।
So you're not supposed to focus more on, of course, it helps us in identifying whether the risk and rewards have been transferred or not. मैं ऐसा नहीं बोलता है वो irrelevant है, लेकिन वही बेस बनता है ऐसा भी नहीं है ना. जैसे कि गुड्स रेडी हो गया डिलीवरी के लिए, टाइटल आ गया, सब रेडी हो गया, बायर बोलता है डन, मैं गुड्स खरीद रहा है, बट अभी थोड़ा डिले करो, डिलीवरी मेरे को मत दो, मेरे इधर प्रॉब्लम है, आई विल नॉट बी एबल टू टेक द डिलीवरी. तो डिलीवरी डिले हुआ बायर के कारण, अभी पोजेशन पास नहीं हुआ, देन ऑल्सो इट इज रेवेन्यू. दिस इज व्हाट आई वांट टू कन्वे. रिस्क एंड रिवॉर्ड इंसिडेंटल टू गुड्स आर ट्रांसफर टू द बायर. और दूसरा पॉइंट, no uncertainty as to measurability on collectibility. मतलब क्या, अमाउंट ढूंढने में कोई प्रॉब्लम नहीं है कि ये रेवेन्यू कितना अमाउंट का है. इफ आई से दिस इज सेल ऑफ गुड्स, तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दैट अमाउंट और वैल्यू ऑफ दैट सेल, अमाउंट ढूंढने का. मेजरेबिलिटी में प्रॉब्लम नहीं है, कलेक्टिबिलिटी में भी प्रॉब्लम नहीं. कलेक्टिबिलिटी बोले तो सर आज गुड्स तो बेच दिया, उसे पैसा वापस लेना है, बैड डेट्स तो नहीं होगा ना. सो इफ देयर इज नो अनसर्टेनिटी as compared to or with respect to measurability and collectibility, then you should recognize revenue. ये जब condition fulfill होता है तो we should recognize revenue from sale of goods. Then comes rendering of services. See बच्चा लोग, I am rendering some services. If I am rendering services, when should I recognize revenue? The first point is परफॉर्मेंस होना मांगता है. परफॉर्मेंस इज accomplished. There has to be an act of performance. मैंने तुमसे पैसा ले लिया, एडवांस, नॉन रिफंडेबल है. Should I recognize revenue? No sir, जब तक तुमने कोई एक्शन नहीं किया सर्विस रेंडर करने का, तब तक रेवेन्यू रिकॉग्नाइज नहीं करने का है. ये एडवांस है. समझो हम लोग एडवर्टीजमेंट दिखाता है टीवी पे, हमने तुमसे पैसा ले लिया, एडवर्टीजमेंट दिखाएगा 2 महीने के बाद, तो क्या आज लिख दूं क्या वो पैसा आ गया? नहीं. आई हैव टू रिकॉग्नाइज रेवेन्यू व्हेन द एडवर्टीजमेंट इज शोन ऑन द टीवी. बेसिकली परफॉर्मेंस इज डन ना, एक्ट ऑफ परफॉर्मेंस, परफॉर्मेंस इज accomplished. Second, which is nothing but repetition of the above only. No uncertainty as to measurability and collectibility. We are able to find out the amount of revenue from rendering of services. मेजर करने में प्रॉब्लम नहीं है, अमाउंट ढूंढ सकते हैं इजीली. और हमको पता है कि आज जो रेवेन्यू हम रिकॉग्नाइज करते हैं वो हम कलेक्ट भी कर पाएंगे. So there is no uncertainty. But along with this, the standard says methods to recognize revenue from rendering of services. अगर तुम सर्विस प्रोवाइड करते हो तो कौन से मेथड से तुमको रेवेन्यू रिकॉग्नाइज करने का. Because service is a longer period in many cases. Completed service method, and the second is proportionate service method. Like proportionate completion और completed service में फर्क क्या है? कुछ नहीं. I will recognize revenue when the services are over. तो revenue will be recognized when the performance of service is complete. ये basically कब use करने का? When the performance is a single act of performance. When I am providing services in a single act of performance, तो completed service method use करने का. Proportionate service method कब use करने का? When multiple act of performance है. Of course, multiple तभी बोल सकते हैं significant act. Like if you are aware, at JKSC in Mumbai, what we do is we have combo offer.
फॉर दो स्टूडेंट्स हु आर अस्पायरिंग फॉर सीए राइट फ्रॉम द बिगिनिंग, 10वीं पास होने के बाद वो बोलता है कि सर मेरे को सीए ही करना है, सो देयर वी ऑफर देम a combo batch, 11th standard, 12th standard plus CA foundation. So the student gets enrolled with us for 11th, 12th and CA foundation. Now don't you think we will be providing services for 3 financial years? So in this case, I will recognize revenue based on proportionate completion. जितना काम हुआ उतना, 11th खत्म हुआ तो 11th का हम लोग रेवेन्यू रिकॉग्नाइज, 12th खत्म हुआ 12th का, बट विद इन दैट इट कैन बी अ सिग्निफिकेंट रेवेन्यू. ऐसा छोटा छोटा काम नहीं करने का, सर फर्स्ट चैप्टर खत्म हो गया, ऐसा नहीं, सिग्निफिकेंट सर्विसेज. सो जब मल्टीपल एक्ट है तो प्रोपोर्शनेट कंप्लीशन मेथड, सिंगल एक्ट ऑफ सर्विस है तो इट वुड बी मोर अप्रोप्रिएट टू यूज कंप्लीटेड सर्विस मेथड. देन आई मूव ऑन the third area, and that is revenue from use by others the resources of the entity. Someone is using my resource, somebody is using my money, so he pays me interest. When should I recognize interest? Time proportionate basis. Second, royalties. When should I recognize revenue from royalties? Sir, accrual basis या based on agreement. कोई हमारा रिसोर्स यूज करता है, डिविडेंड्स. When should I recognize revenue from dividends? इसमें ये स्टेटमेंट याद रखने का, when the right to receive dividend is established. When the right to receive dividend is established, जो फाइनल डिविडेंड में डिक्लेरेशन डेट पे होता है. लाइक फाइनल डिविडेंड का सिस्टम कैसा होता है, पहला बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स उसको प्रपोज करता है, बाद में एजीएम में वो डिक्लेयर होता है, अप्रूव जिसको बोलते हैं, और अंत में उसका पेमेंट होता है. तो व्हेन डज योर राइट टू रिसीव डिविडेंड गेट एस्टैब्लिश्ड? व्हेन इट इज अप्रूव्ड, व्हेन इट इज डिक्लेयर्ड, तो डिक्लेरेशन डेट पे व्हेन द राइट टू रिसीव डिविडेंड इज एस्टैब्लिश्ड. यस माय डियर स्टूडेंट्स. हाँ, अब इसमें याद रखना, अगर मनी इज रिसीवेबल इन फॉरेन करेंसी and it requires forex permission, मुझे उस देश का सेंट्रल बैंक से परमिशन लेना पड़ता है in order to get the payment, then revenue should always be recognized on cash basis. फिर अनसर्टनिटी के ऊपर थोड़ा बात कर लेते हैं. ये तीनों के लिए कॉमन लागू पड़ता है कि अगर अनसर्टनिटी तभी है जब हम रेवेन्यू रिकॉग्नाइज कर रहे हैं, तभी अनसर्टनिटी है, तो क्या करने का? बोलते तो काय को रिकॉग्नाइज कर रहा है, पोस्टपोन करो. इफ यू आर हैविंग अनसर्टनिटी टुडे, डोंट रिकॉग्नाइज. किसका अनसर्टनिटी? कलेक्टिबिलिटी का. पैसा नहीं आएगा सर, तो डोंट रिकॉग्नाइज, पोस्टपोन. एंड इफ यू पोस्टपोन, इट विल बी कंसिडर्ड एज रेवेन्यू ऑफ द पीरियड इन विच द अनसर्टनिटी इज रिमूव्ड. लाइक 1920 में अनसर्टनिटी है तो मैं उसको रेवेन्यू रिकॉग्नाइज नहीं करता है, लेकिन 2021 में अनसर्टनिटी चला गया, तो नाउ इट विल बी कंसिडर्ड एज रेवेन्यू ऑफ 1920 के 2021. जिस पीरियड में वो अनसर्टनिटी चला गया, उस पीरियड का रेवेन्यू. प्रोसीडिंग फर्दर, अनसर्टनिटी बाद में क्रिएट हुआ, मैंने अभी रेवेन्यू बुक कर लिया, आई हैव रिकॉग्नाइज्ड रेवेन्यू, नाउ अनसर्टनिटी अराइजेस आफ्टरवर्ड्स माय फ्रेंड्स. तो रिवर्स नहीं करना, जो भी रेवेन्यू रिकॉग्नाइज हुआ है क्या करने का? वेरी गुड आंसर, प्रोविजन क्रिएट करने का. या फ्रेंड्स, सो दिस इज अ जिस्ट ऑफ AS9, अ वेरी स्मॉल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, ग्रुप 2 का है. क्यों ये स्टैंडर्ड पढ़ने का है? सबसे इंपॉर्टेंट, टाइमिंग, किस पॉइंट पे बोलने का, ये हमारा रेवेन्यू है. रेवेन्यू इज ग्रॉस इनफ्लो ऑफ कैश रिसीवेबल अदर कंसिडरेशन. ठीक है, कॉमन एलिमेंट ये सब में है क्या?
मेजरेबिलिटी और कलेक्टिबिलिटी। अगर मेजरेबल नहीं है तो क्या करने का, पोस्टपोन। कलेक्टिबिलिटी में प्रॉब्लम है तो क्या करने का, जब तक रीजनेबल सर्टेनिटी नहीं आएगा तब तक मैं उसको रेवेन्यू रिकॉग्नाइज नहीं करेगा, और अगर बाद में अनसर्टेनिटी अराइज हुआ तो प्रोविजन क्रिएट करने का। डू नॉट एडजस्ट रेवेन्यूज का मतलब क्रिएट प्रोविजन। चलो, सेल ऑफ गुड्स, व्हेन शुड यू रिकॉग्नाइज रेवेन्यू फ्रॉम सेल ऑफ गुड्स माय फ्रेंड्स? सर, रिस्क एंड रिवॉर्ड हैव बीन ट्रांसफर्ड। रेंडरिंग ऑफ सर्विसेज में दो एरिया था, कंप्लीटेड सर्विस और प्रोपोर्शनेट कंप्लीशन मेथड। या of course it was a 2-pager for us, but these are the points which you should remember. Now friends, क्वेश्चन आंसर्स में हमारा क्लास वर्क का 6 क्वेश्चन है और 6 का 6 डिस्कस हुआ और उसका सॉल्यूशन भी दिया है, क्लास वर्क में ही है। सॉल्यूशन इज ऑलरेडी गिवन, क्लास वर्क सॉल्यूशन 1 2 3 4 5 एंड 6। तो व्हाट हैज बीन डन, मैं उसमें नहीं जाता, लेकिन इसका होमवर्क सेक्शन और पास्ट पेपर में थोड़े थोड़े अच्छे अच्छे क्वेश्चन है। हाँ, ये जो क्वेश्चन नंबर 1 है ना, इट इज सिमिलर टू क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ आवर क्लास वर्क। Come to this question number 2. Sarita Publication publishes a monthly magazine on 15th of every month. It sells advertising space in the magazine to the advertiser on the terms of 80% sale value, payable in advance, and balance within 30 days of the release of publication. The sale of space for March 2014 issue was made in February 2014. The magazine was published on its scheduled date. It received rupees 2,40,000 on 10th of April 2014 and 60,000 on 10th of April 2014. It received 240 on 10th of March 2014. Sorry for it. 10th March को 240 मिला and 60,000 मिला है 10th April को for March 14 issue. Discuss in context of AS9 the amount of revenue to be recognized and treatment of amount received from advertisers for the year ending on 31st March 14. What will be the treatment if publication is delayed till 2nd April 14? Please read, pause करो वीडियो और read करो एक दफा। Yes friends, now see, हम लोग पब्लिश करता है 15th every month को, हर महीना का 15 तारीख को पब्लिश होता है, और एडवर्टीजमेंट, वो मैगजीन के अंदर जो जगह रहता है वहां पे एडवर्टीजमेंट देते हैं, तो बुक करवाते हैं लोग, और जो लोग बुकिंग करवाते हैं उसको मैं बोलता 80% अभी दे दो और बाद में 20% जब बुक अपना पब्लिश हो जाए उसके बाद देना। 80% सेल्स वैल्यू पेएबल इन एडवांस एंड बैलेंस इन 30 डेज। अभी हमारा मार्च 14 में इश्यू आने वाला है, 15 मार्च 14 को, तो उसका पब्लिकेशन का बुकिंग कब होगा? फेब्रुअरी में हुआ। फेब्रुअरी में हमने बुकिंग किया तो टोटल 3 लाख रुपीस का बुकिंग हुआ, उसमें से 2,40,000 इज रिसीव्ड नाउ 10th मार्च को ही एंड 60,000 मिला 10th अप्रैल को। अब व्हेन शुड आई रिकॉग्नाइज रेवेन्यू? रेवेन्यू इज नॉट रिकॉग्नाइज व्हेन मनी इज रिसीव्ड। अरे सर्विस है, परफॉर्मेंस कब किया तुमने? When did the act of performance of publishing the advertisement in the space done? Don't you think 15th मार्च को हुआ? 15th मार्च को हुआ है, इसका मतलब I should recognize revenue on 15th March 2014. Friends, I will recognize the revenue for 13-14. मैं revenue कब recognize करेगा? 13-14, because the magazine got published in 13-14 मार्च में, मतलब मार्च में रेवेन्यू रिकॉग्नाइज करेगा। लेकिन अगर समझो मैगजीन पब्लिश हो रहा है ऑन 2nd अप्रैल, तो ऑब्वियसली आई कैन नॉट रिकॉग्नाइज द रेवेन्यू टुडे ना, भले पैसा आ गया, पैसा आना इररिलेवेंट है यार, वो एडवांस है। व्हेन डज द परफॉर्मेंस हैपन? 2nd अप्रैल, सो आई विल रिकॉग्नाइज द रेवेन्यू ऑन 2nd अप्रैल 2014। इसका मतलब द रेवेन्यू विल बी रिकॉग्नाइज फॉर फाइनेंशियल ईयर 14-15। Yeah, so this is the point here. The solution has been given. You may just go through the solution, my friends. I will do this third question. ये वापस रिपीटेशन बहुत हुआ है, जो थर्ड क्वेश्चन है पास्ट पेपर्स में भी रिपीट हुआ है। Given below,
इंफॉर्मेशन ऑफ मेसर्स पेपर प्रोडक्ट 60,000 का goods were sold on 20th of March, but at the request of the buyer, these were delivered on 10th of April. अरे sir, if delivery is delayed at buyer request, buyer has accept the title and billing, then we should recognize the sale. तो recognize करने का तो 60,000 का sale हम बोलेंगे on 20th of March only, 20th March को, because buyer ने ना बोला ना. 15 January 2015, goods of 150 were sent on consignment basis, of which 20% are unsold. इसका मतलब 80% is sold. तो 150 का 80%, 1,20,000 is my revenue for the year ending on 31st March 15. Rupees 1,20,000 worth of goods were sold on approval on 1st April 2014. The period of approval was 3 months, after which they were considered sold. Buyer sent approval for 75% of goods up to 31st Jan 15. And no approval or disapproval was received for remaining goods. अरे सर अप्रूव, डीम्ड अप्रूवल, क्यों? नॉर्मल पीरियड इज ओवर. हमारा पीरियड ऑफ अप्रूवल 3 महीना है. हमने दिसंबर फर्स्ट दिसंबर को बेचा, मतलब दिसंबर जनवरी फरवरी खत्म. 1 फरवरी को अगर उसका बात नहीं हुआ या तो उसने हमको कंसेंट नहीं भेजा तो ये डीम्ड अप्रूवल है, अप्रूवल हो गया है. सो आई विल रिकॉग्नाइज रेवेन्यू ऑफ पूरा 120. तो इधर 60, इधर 120, इधर वापस 120. अपार्ट फ्रॉम द अबव, मैं फोर्थ पॉइंट पे आ गया हूं भाई. The company has made a cash sales of 7,80,000 gross. Trade discount 5% was allowed on the cash sales. Don't you think revenue is gross inflow? कितना inflow हुआ? 780? ना sir, 780 minus 5%. This is the inflow we got. So we'll recognize the revenue of 780 minus 5% of 780. ठीक है, ये revenue recognize होगा. पूरा 60, इधर 120, इधर भी 120, और 780 minus 5% of 780 is 39,000. Yeah, you may just have a glance through it. जो तुम्हारा नोटबुक में है वो चीज. ये क्वेश्चन नंबर 2 is nothing but हमको dividend should be recognized when the right to receive dividend is established, जो हमने क्लास वर्क में किया है. रिपीटेशन है, hence I am not focusing. Yes, क्वेश्चन नंबर 4 एक अच्छा क्वेश्चन. A manufacturing company has following stages of production and the sale of production and sale in manufacturing. Fine paper rolls. पहला 15 जैन को रॉ मटेरियल आया 1 लाख, उसका एनआरवी इतना था. फिर बाद में उसका पल्प बना, दैट इज वर्क इन प्रोग्रेस, 1,20,000. फिर रफ एंड थिक पेपर बना उसमें से. सी दिस इज हाउ द स्टफ इज गोइंग टू बिकम आवर फिनिश्ड गुड्स. फाइन पेपर रोल्स बना 15 फरवरी को. 20th फरवरी को इट वाज रेडी फॉर सेल. 15th मार्च सेल अग्रीड एंड इनवॉइस रेज्ड, और बाद में डिलीवरी एंड पेड फॉर. एट व्हाट पॉइंट ऑफ टाइम शुड यू think this revenue will be generated and state how much would be the net profit? Can I say is the sale agreed? Risk and reward is getting transferred. That is the day revenue should be recognized. और कितना profit है रे बाबा? 1,50,000. Because the selling price will be 350, the cost is 2 lakhs. I don't repeat. I hope everybody is aware. Concept, facts, and conclusion. Let's make last question because all these questions are again repetitive. If you just go through it, you will find कि हाँ सर repetitive ही था. देखो ये से वापस आया 8वां क्वेश्चन. अभी हमने जो डिस्कस कर डाला. Same question number 9. Last question, question number 10, and then we will end up with our AS9. Indicate in each case whether revenue can be recognized and when it will be recognized as per AS9. Trade discount and volume rebate received. No, this is not a revenue only. ये revenue ही नहीं है भाई, because revenue is gross inflow of cash, receivables and other consideration. Trade discount आता ही नहीं है सर, because received है. मैं ऐसा नहीं बोल रहा इसको बुक्स में नहीं लिखने का. सर ये AS9 में कवर नहीं होगा. This will not be covered by AS. Goods are sold to distributors or others for resale. अभी देखना पड़ता है सर, अगर वो डिस्ट्रीब्यूटर के पास रिस्क एंड रिवॉर्ड चला गया तो खत्म, तो रेवेन्यू रिकॉग्नाइज करो. लेकिन अगर डिस्ट्रीब्यूटर इज एक्टिंग
एज एन एजेंट, तो अगर डिस्ट्रीब्यूटर एजेंट जैसा है बेटा तो फिर रेवेन्यू तभी रिकॉग्नाइज करना जब डिस्ट्रीब्यूटर विल बी सेलिंग गुड्स. When the distributor sells the goods, then only revenue should be recognized. Seller concurrently agrees to repurchase the same goods at a later date. Seller concurrently agrees to repurchase the same goods at a later date. Friends, this is not revenue because this is finance transaction. इसका मतलब क्या हुआ? I am selling the goods to you और तुमसे ही यही गुड्स वापस बाद में मैं खरीदेगा एट हायर प्राइस. दिस इज फाइनेंस यार, मुझे पैसे का जरूरत है. आई एम यूजिंग माई गुड्स एज सिक्योरिटी. आई रिपीट, क्या हुआ? आई सोल्ड गुड्स टू यू एंड फ्रॉम यू द सेम गुड्स विल बी बॉट एट अ हायर प्राइस लेटर. इसको बोलते हैं सेलर कॉन्करेंटली अग्रीज टू रीपर्चेज, में वापस खरीदेगा द सेम गुड्स एट अ लेटर डेट. दिस इज फाइनेंस ट्रांजैक्शन, इट इज नॉट एट ऑल रेवेन्यू. या तो उसमें कोई सेल्स ऑफ गुड्स लिखने का ही नहीं, सेल्स लिखने का जरूरत ही नहीं है यार. फोर्थ, इंश्योरेंस एजेंसी कमीशन फॉर रेंडरिंग सर्विसेज. आई एम एन एजेंट, मैंने तुमको इंश्योरेंस पॉलिसी बेचा कोई, तो व्हेन शुड आई रिकॉग्नाइज रेवेन्यू? अब उसमें दो चीज है. पहला चीज है फर्स्ट कमीशन. फर्स्ट कमीशन मतलब पहली टाइम पॉलिसी बेचा तब. So when I give a proposal and that proposal is accepted by the insurance company and insurance company issues policy, that is the day I should recognize first commission. First commission पहला. रिन्यूअल कमीशन कब रिकॉग्नाइज करने का? बिकॉज एक दफा पॉलिसी है, फिर हर साल तुमको उसको रिन्यू करने का है, उसमें भी कमीशन मिलता है मेरे को. तो रिन्यूअल कमीशन कब रिकॉग्नाइज करने का? जब 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 क्लाइंट ने कमीशन पे किया रहेगा, और नॉट कमीशन, आई एम सॉरी, प्रीमियम पे किया रहेगा. तो जब क्लाइंट प्रीमियम पे करेगा ना, तब मेरा रिन्यूअल कमीशन पक्का होएगा. On 11th March 2019, cloth worth rupees 50,000 were sold to X, but due to refurbishing of their showroom being underway, on their request, clothes were delivered on 12th April. Sir, you will recognize revenue on 11th March because delivery of goods is delayed at buyer's request. Yeah, friends, so these are the answers to it. Let me just go through it. So my dear students, हमारा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 9 यहाँ पे खत्म होता है. यू मे जस्ट हैव अ ब्रीफ आइडिया विथ रिस्पेक्ट टू ऑल द क्वेश्चन आंसर. जहां पे रिपीटेशन है उसको पढ़ के कोई फायदा नहीं है, बट यस, जो रिपीटेशन नहीं है आई विल ट्राई टू कंप्लीट एज मच एज पॉसिबल इन दैट. AS9 is over. Let's move on to another accounting standard. Thank you very much.